तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि हमारे एग्जाम के अंदर वाइवा में पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अंदर पूछे जा सकते हैं। प्लस कहीं भी अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड तो वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल इस पीडीएफ के अंदर हमने 50 क्वेश्चन ऐड किया हुआ है जो कि वन बाय वन वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। डन। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में करते हैं, एप्लीकेशन बनाने के लिए, या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग में करते हैं। ये दो चीज कह सकते हैं हम, बाकी बहुत और भी चीजें हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं डायरेक्ट, व्हाट इज द वेरिएबल इन सी। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल बात, या तो हम कह सकते हैं वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड अ वैल्यू। ठीक है, जो कि एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वह वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप का हो सकता है। स्पेसिफिक डेटा टाइप का मतलब क्या है? या तो इंट का हो सकता है, या तो फ्लोट का हो सकता है, या तो कैरेक्टर का होता है। इन स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है जिसको हम वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। डन। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा यहीं पे हमने कांस्टेंट क्या होता है हमने बता दिया है कि अ कांस्टेंट इज वैल्यू। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है दैट कैन नॉट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय जिस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, या फिर वह कांस्टेंट कहलाता है। वाइल वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल इज ए कंटेनर, हमने ऊपर ही बताया। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट कैन होल्ड द डिफरेंट वैल्यू। डिफरेंट वैल्यू का मतलब क्या है? जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, इस टाइप का वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है ना, इंट का कर दिया, फ्लोट का कर दिया, तो उसको होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो डिफरेंट ही है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को वह होल्ड करके रखता है, जबकि हमारा जो कांस्टेंट होता है यह फिक्स वैल्यू रखता है। समझ लो, एक बार हम जो डिफाइन कर दिए हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा दो इम्पोर्टेंट डिफरेंट है इसके अंदर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के अंदर। कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, वेरिएबल इट कैन बी चेंज, अगर मैं एक सेंटेंस के अंदर बोलूँ तो। डन। व्हाट इज द डेटा टाइप्स इन सी। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप स्पेसिफिक द टाइप ऑफ वैल्यू। डेटा टाइप का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, डेटा टाइप। ठीक है, तो हमारे डेटा जो है वह किस टाइप का है उसको रेफरेंस देता है यह डेटा टाइप। अब हमारा डेटा डेटा किस टाइप का हो सकता है? हो सकता है हमारा डेटा पूरा इंट का हो, या फिर इंट का मतलब इंटीजर, समझ रहे हो आप, इंट का हो, या फिर फ्लोट का हो। फ्लोट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू हो, कैरेक्टर मतलब कोई कैरेक्टर एबीसीडी वाली वैल्यू हो। तो डेटा टाइप उसको ही रेफर्स करता है कि जो हमारा डेटा है वह किस टाइप का है, इंट टाइप का है, या फिर फ्लोट टाइप का, या कैरेक्टर टाइप का, या किसी अदर डेटा टाइप्स का है। तो उसी को हमारा रेफर करता है डेटा टाइप। तो वही हमने बोला है, डेटा टाइप स्पेसिफिक द टाइप ऑफ वैल्यू। क्या है डेटा टाइप? टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाते समय ये डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हम जो डेटा बना रहे हो किस टाइप का डेटा है। किसके अंदर? हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, या फिर किसी भी स्पेसिफिक जावा या पाइथन के अंदर। पाइथन में तो डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन इन सी। तो एकदम छोटा सा सेंटेंस के अंदर हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे कि अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या फिर ब्लॉक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि क्या करता है, जिसका काम ही होता है किसी भी स्पेसिफिक या स्पेशल टास्क को परफॉर्म करना, और कुछ नहीं। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन, फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, दैट्स इट। अब व्हाट इज हीडर फाइल इन सी। अब हीडर फाइल क्या होता है? तो हीडर फाइल इज फाइल। हीडर फाइल कैसा फाइल होता है? दैट कंटेंट्स, जो कि कंटेंट करता है, किसको किसको कंटेंट करता है? फंक्शन की प्रोटोटाइप्स को, और कांस्टेंट को, एंड डेटा स्ट्रक्चर को, दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। अब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो हम हेडर फाइल लिखते हैं, एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वही तो हमारा हेडर फाइल है।
अब उसका क्या मतलब, उसको हम क्यों ऐड करते हैं? उसको हम इसलिए ऐड करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस हीडर फाइल रिलेटेड कुछ भी फंक्शन यूज कर सके, प्रोटोटाइप यूज कर सकते हैं और कुछ अपने डेटा टाइप्स को यूज कर सकें। ठीक है, जैसे हैज इंक्लूड स्टूडियो को हम यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकें, इसके लिए हम हैज इंक्लूड स्टूडियो को करते हैं। कंसोल को करते हैं ताकि हम अपने गेट सी जो हमारा फंक्शन होता है उसको यूज कर सके। तो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करना अपने प्रोग्राम के अंदर। इसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ये आप लोगों ने जानते होंगे, सीखा है अगर सी लैंग्वेज तो सीखे हो, तभी तो आप इंटरव्यू के एग्जाम तैयारी के लिए आ रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन। तो वो हम नहीं दिखाने वाले हैं कि पर्टिकुलर क्या यूज है इंक्लूड का, स्टूडियो का, वो हम कोर्स के अंदर करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा कि हीडर फाइल का क्या काम होता है। ठीक है, हीडर फाइल के अंदर या फिर जो भी कह लो हमारी जो फाइल होती है उसके अंदर बहुत सारे हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन इंक्लूड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाँ यार इस क्लास को, इस फाइल को इंक्लूड कर दो, क्योंकि हम उसके प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस हीडर फाइल को यूज करते हैं। डन। हम देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है सी के अंदर। ठीक है, तो अब हम मेन फंक्शन की अगर बात करें तो मेन फंक्शन इन द सी एंट्री पॉइंट ऑफ द सी प्रोग्राम। जो मेन फंक्शन होता है वही हमारे सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल या रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसी मेन फाइल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, हेडर फाइल या फिर किसी अदर फंक्शन को कहीं नहीं जाएगा हमारा कंट्रोल। सबसे पहला हमारा कंट्रोल जब भी हम रन करते हैं तो हमारा कंट्रोल मेन फाइल के अंदर आता है। डन। हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनफ एंड प्रिंटफ। तो एकदम सिंपल है, स्कैनफ इज यूज्ड फॉर द इनपुट वेयर एज, जबकि हमारा जो प्रिंटफ का यूज हम करते हैं आउटपुट के लिए। तो ये दोनों मेन डिफरेंट है और सिंपल है ये, तो इसमें क्या बताना। स्कैनफ का यूज इनपुट के लिए करते हैं, प्रिंटफ आउटपुट के लिए। व्हाट इज एन ऑपरेटर इन सी। अब एक ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। तो दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारा है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इसी। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू। कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये सारी हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नॉट है। तो सारे हमारे इसके अंदर ऑपरेटर है। बिटवाइस ऑपरेटर है जिसका यूज हम करते हैं बाइनरी डिजिट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे, चार पांच प्रकार के। व्हाट इज एन एरे सी। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन एरे का जब भी कहीं आए तो एरे इज कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं एरे इज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट द सेम डेटा टाइप, या फिर हम सिंपल कहें तो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। डन। दैट कंटेन द एक्सेस यूजिंग द सिंगल नेम, इसका एक सिंगल नाम होता है, सिंपल सी बात। व्हाट इज द पॉइंटर इन सी। अब ये एरे हमने देखा, पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी एक स्पेशल टाइप का हमारा वेरिएबल होता है जो कि अपने अंदर किसी वैल्यू को, डेटा को नहीं रखता है, वह किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, हमारा पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल, अ डेटा टाइप विच स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। देन हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एन एरे एंड पॉइंटर। डन। तो अब एरे और पॉइंटर के बीच में क्या डिफरेंट है, तो हमने एरे भी देख लिया अलग से, पॉइंटर भी देख लिया। तो एरे क्या था हमारा, एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप था, जबकि पॉइंटर क्या था, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि होल्ड करता है, स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, कि वह वेरिएबल का एड्रेस कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये मेन डिफरेंट है। यह क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप है, जबकि यह क्या है, यह एक वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, पॉइंटर। डन। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज लूप इन सी। तो लूप क्या है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है कि लूप इज कंट्रोल स्ट्रक्चर that allow repeating a set of the statement multiple time। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अगर हमें किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ लाइन को, किसी भी कोड को समझ लो, अगर मुझे बार बार चलाना है, बार बार चलाना है, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम मतलब 10 बार 20 बार चलाना है, हमें पता है कि 20 बार चलाना है,
तो वहाँ पर हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, यही यहाँ पर बोल रहे हैं हम। लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कि अलाउ करता है रिपीटिंग अ सेट ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हमें अलाउ कर देता है लूप। तो लूप की सहायता से, अगर सिंपल बोलो, लूप की सहायता से किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार चला सकते हैं जितनी बार हम चाहें, क्योंकि वो हमारे अंदर कंडीशन देने के लिए। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, तो इन प्रकार के लूप होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तीनों का सिंटेक्स अलग अलग होता है, यूज अलग अलग होता है, और हर में हम अपने हिसाब से कंडीशन दे करके चाहे जितनी बार जितनी मर्जी हमारी, उसके हिसाब से लूप को उतने टाइम से चला सकते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ फॉर लूप एंड व्हाइल लूप? ठीक है, तो अब हमारे पास सी के अंदर टोटल 3 प्रकार के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो अब यहाँ पर हमें ये बता देना है, क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट क्या है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में। तो पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, कि a for loop is used when the number of iteration is known as advance। अगर हमें पहले से पता है कि हमें अपने सेट ऑफ प्रोग्राम को कितनी बार चलाना है, ठीक है, हम जानते हैं नंबर ऑफ इटरेशन, कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमें 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, तो वहाँ पर हम फॉर लूप यूज करते हैं। जब हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हमारे लूप टोटल कितनी बार चलेगा, हमें खुद नहीं पता कि लूप हमारा कितनी बार चलेगा, वहाँ पर कंडीशन हम डिफाइन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम वाइल लूप को चलाते हैं। वही यहाँ पर बोला है कि वेयर एज वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन। हमें नहीं पता होता है कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वाइल लूप का यूज करते हैं। जब हमें पता होता है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। डन। व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट इन द सी? तो अ स्विच स्टेटमेंट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, यह भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा लूप था, वो भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर था। दैट अलाउ, तो हमें क्या करता है, अलाउ करता है किसके लिए, सिलेक्टिंग वन ऑफ द सेवरल केसेस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे केस पड़े, वहां से हमें किसी पर्टिकुलर एक ही केस को चलाना है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं। बाकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग को पता होगा। डन। हम क्योंकि बहुत ब्रीफ में केवल हम कॉलिंग करा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें हम थोड़ा सा डिफिनेशन कैसे डाल सकते हैं। डन। व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी? तो स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स कह सकते हैं, अंडर अ सिंगल नेम। तो जैसे हमने एरे को देखा था, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप था वहाँ पर, बट स्ट्रक्चर क्या है, यह भी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, बट यहाँ पर डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एरे में क्या था, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, अगर मैं इंट टाइप का एरे बना रहा हूँ तो पूरे के पूरे जो हमारे वेरिएबल बनेंगे सभी इंट टाइप के बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर ग्रुप का एक सिंगल नाम दे सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। डन। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, और इसके बाद करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज करके हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज एन यूनियन इन सी? अब यूनियन क्या है, हमने एरे देखा, हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने पॉइंटर देखा, अब हम देख लेते हैं यूनियन क्या है। ठीक है, तो यूनियन भी एक स्पेशल डेटा टाइप है सी लैंग्वेज के अंदर, दो कि हमें क्या करता है, अलाउ करता है स्टोरिंग द डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर मुझे सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करना है, तो वहां पर हम यूनियन का यूज करते हैं, ये हम बोल सकते हैं। डन। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट? ठीक है, अब डिफरेंस ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या है, एकदम सिंपल हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू के अंदर डिफरेंस है, क्या है कि द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देता है, बाहर कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, जो भी कह दो। जबकि जो कॉन्टिन्यू होता है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर वन स्टेप को बस टर्मिनेट करता है, या फिर किसी एक इटरेशन को ब्रेक करता है। तो वही हमने बोला, वेयर एज द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट स्कीप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। किसी पर्टिकुलर इटरेशन को रोक करके वापस आगे चला जाता है, कॉन्टिन्यू नाम से ही पता चल रहा है, ये एक को रोको बाकी फिर कॉन्टिन्यू हो जाओ। ब्रेक का मतलब बस ब्रेक तो ब्रेक,
अब आगे तुमको नहीं जाना है। तो किसी भी लूप के अंदर अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर, तो हमारा लूप वहीं से रिटर्न हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, कोई भी एग्जीक्यूशन उसके आगे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कॉन्टिन्यू का यूज करता हूँ तो एग्जीक्यूशन आगे होगा, केवल वो पर्टिकुलर कंडीशन पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब रिकर्सन क्या है? तो रिकर्सन इज प्रोसेस, एक रिकर्सन प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? कॉलिंग द फंक्शन विद इन इटसेल्फ। मतलब जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो वहां पर हम रिकर्सन कहते हैं उसको। एक हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हम जब मेन मेमोरी में कॉल करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को हम बनाते हैं तो उसको मेन, अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन खुद को कॉल करे तो उसको हम कहते हैं रिकर्सन। जैसा कि हमने यहाँ पर बोला है, रिकर्सन इज ए प्रोसेस ऑफ द कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग का एक ऐसा प्रोसेस जो कि खुद को कॉल करे विद इन अ फंक्शन, उसी को हम रिकर्सन कहते हैं। रिकर्सन का मतलब कॉलिंग हिमसेल्फ, रिकर्सन का मतलब कॉलिंग हिमसेल्फ या इटसेल्फ, जो भी कह लो। वह फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम रिकर्सन कहते हैं। दैट्स इट। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिटर्न statement in the C? Return statement is used to the return a value from a function or terminate the function. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है फ्रेंड्स? कोई भी जब हम फंक्शन बनाते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर फंक्शन बनाते समय हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है। मोस्टली टाइप हम वॉइड देते हैं, इंट देते हैं, फ्लोट देते हैं। तो वह स्पेसिफिक करता है कि ये जो हमारा फंक्शन है यह किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। डन। तो वहाँ पर अपना फंक्शन बनाते समय हम मोस्टली वर्ड देते हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंट देते हैं तो हमारा फंक्शन इंट टाइप का रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पज यही होता है कि वह पर्टिकुलर डेटा को रिटर्न करेगा। डन। हम देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। व्हाट इज द हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इन द सी? तो हैज इंक्लूड क्या करता है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, उसका क्या मतलब है, डायरेक्टिव उसका क्या है? तो द हैज इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज इंक्लूड हुआ, हैज इंक्लूड से जो भी स्टार्ट होते हैं हमारे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच तो एक हमारा हेडर फाइल हो गया। बट ये हैज इंक्लूड का मतलब यही है कि किसी भी अगर हमारा लाइन के पहले अगर हैज लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर, जिसका यूज हम करते हैं कि इंक्लूड कर दो द कंटेंट ऑफ द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें इंक्लूड करवाना है अपने फाइल के अंदर, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोन डॉट एच, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हैज इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करके हम कहते हैं कि हाँ इंक्लूड कर दो इस पर्टिकुलर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर। जिसका मोटिव ये होता है कि उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कुछ कोडिंग की गई है, फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन, उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल इन सी। डन। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है सी के अंदर? तो वह वेरिएबल जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसी को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जैसे अ ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन। तो वह वेरिएबल जो ग्लोबली हम डिफाइन करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं करते हैं हम उसको। ठीक है, वो फंक्शन के बाहर होता है हमारा, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। डन। जबकि लोकल वेरिएबल नहीं होता है, ग्लोबल और लोकल दो वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल जिसको हम किसी फंक्शन, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। और जब हम किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर उस वेरिएबल को केवल केवल उस फंक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते हम उस लोकल वेरिएबल को। डन। तो व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है फ्रेंड्स? तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? एलोकेटिंग मेमोरी। मेमोरी को एलोकेट करने का, एलोकेट का रेफरेंस मतलब ये है कि मेमोरी बनाने का। हमारे सीपीयू के अंदर मेमोरी अगर मेरे प्रोग्राम को बनाना है चाहिए, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वह काम हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की सहायता से कर सकते हैं। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं एट द रनिंग यूजिंग द फंक्शन सच एज मैलोक, कैलोक एंड रेलोक। ये हमारे कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मैलोक, कैलोक एंड रेलोक। इन तीनों फंक्शन की सहायता से ही हम मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने फंक्शन प्रो सीपीयू के अंदर। ठीक है। तो सी प्रोग्राम के हमारे कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसकी सहायता से मेमोरी एलोकेट करते हैं। इन सारे फंक्शन का काम ही होता है कि मेमोरी एलोकेट करना। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सॉरी क्या डिफरेंट है मेलॉग एंड कैलॉग के फंक्शन के अंदर।
जब हम कोई भी मेमोरी एलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है मेलोक। मेलोक फंक्शन इज यूज टू एलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक साइज। किसी भी पर्टिकुलर साइज का एक मेमोरी ब्लॉक बनाने के लिए, एलोकेट करने के लिए हम मेलोक का यूज करते हैं। जबकि कैलॉग फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स? कैलॉग फंक्शन का भी यूज हम करते हैं ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। एंड यहाँ पर बस ये होता है कि इनिशियलाइजेशन इसका जीरो फिक्स हो जाता है, ठीक है। यही मेन डिफरेंट है इसके अंदर, कि इसका हम स्पेसिफिक अपने हिसाब से कोई भी साइज रख सकते हैं, बट इसका इनिशियल जो साइज होता है वह जीरो होता है, जो कि हम केलॉग की सहायता से मेमोरी बनाते हैं। डन। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द कैर डेटा टाइप इन सी? तो हमारा जो कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज होता है वो वन होता है, एकदम सिंपल, ये आप लोग को पता होगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इंट डेटा टाइप की बात करूँ तो इसकी साइज हमारी क्या होती है, वो तो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 2 भी होती है, 4 भी होते हैं। अगर हमारा 16 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहाँ पर 2 होगी, और 32 का है तो वहाँ पर 4 होगी, ऐसा है। बट यहाँ पर हम क्या लिखे होंगे, द साइज ऑफ द int data type in the C may vary dependent on the platform and compiler whenever it using the 4 byte। तो हमने जो आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इंट का साइज क्या होगा या डबल का साइज क्या होगा, ठीक है। तो हमें देखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीन, मतलब साइंड एंड अनसाइंड। अभी साइंड एंड अनसाइंड इंट का मतलब क्या है सी लैंग्वेज के अंदर? तो साइंड भी एक कीवर्ड है। किसी भी इंट को डिक्लेयर करने से पहले अगर हम साइंड या अनसाइंड लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है, तो आइए हम देखते हैं। तो जो साइंड इंट, अगर हमने साइंड इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब यह है कि उस वेरिएबल के अंदर मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देने से पहले साइंड लगा दिया है। जबकि अगर मैंने अनसाइंड लगा दिया है तो वहाँ पर मैं दोनों पॉजिटिव और निगेटिव को नहीं, केवल नॉन निगेटिव को ही स्टोर कर पाऊंगा। इसका मतलब है केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगा अगर मैंने किसी भी इंट टाइप के वेरिएबल के आगे लिख दिया है अनसाइंड। दैट्स इट। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो बाकी का जो बच रहा है ना 28 से लेकर के 50 तक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। डन।